हेलो, मैं हूं विनय कुमार गुप्ता। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पॉइंट टू बी नोटेड में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो का अगला नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। हम बता दें, इसके पहले लेक्चर में हम लोगों ने हिंदी की जो उपभाषाएँ हैं और उपभाषाओं के अंतर्गत आने वाली जो बोलियाँ हैं उनके बारे में हम लोगों ने इसके पहले लेक्चर में चर्चा किया था। अब हम उन्हीं बोलियों में से कुछ प्रमुख बोलियां हैं जिनके बारे में थोड़ा करके हम चर्चा करेंगे, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से जो है बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्रमुख बोलियों का संक्षिप्त परिचय। हमारी पहली बोली है वो है खड़ी बोली। तो पहली बोली है हमारी खड़ी बोली, जिसको हम पहले कौरवी भी बोलते हैं। पहले इसको कौरवी के नाम से जाना जाता था, खड़ी बोली को। तो इसका मूल नाम क्या है? कौरवी। खड़ी बोली का मूल नाम क्या है? कौरवी। और जब ये साहित्यों में प्रयोग होने लगा तो प्रयोग होने के बाद इसका नाम क्या पड़ गया? खड़ी बोली। मूल नाम इसका कौरवी है, लेकिन जब साहित्यिक भाषा में इसका प्रयोग होने लगा तो बाद में इसका नाम पड़ गया खड़ी बोली। अन्य नाम क्या है इसके? इसके अन्य नाम है बोलचाल की हिंदुस्तानी भाषा। बोलचाल की हिंदुस्तानी, खड़ी बोली को कहते हैं बोलचाल की हिंदुस्तानी, या सर हिंदी भी बोलते हैं, या वर्नाक्यूलर खड़ी बोली। वर्नाक्यूलर खड़ी बोली भी बोलते हैं इसको, कौरवी को या खड़ी बोली को। तो इसे बोलचाल की हिंदुस्तानी भी बोलते हैं, सर हिंदी भी बोलते हैं, और वर्नाक्यूलर खड़ी बोली भी बोलते हैं। इसका केंद्र कहाँ है? कहाँ कहाँ ये बोला जाता है? इसका मेन केंद्र कहाँ पर है? मेरठ, दिल्ली के आसपास का क्षेत्र। तो मेरठ और दिल्ली के आसपास का जहाँ क्षेत्र है तो वहाँ पे बोली जाती है हमारी खड़ी बोली। उसके अलावा बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, सहारनपुर, देहरादून और अंबाला आदि ज़िलों में जो है खड़ी बोली बोली जाती है। लेकिन मेरठ की जो बोली होती है उसी को आदर्श और मानक मानी जाती है। मतलब मेरठ की जो खड़ी बोली है उसी को खड़ी बोली का आदर्श और मानक माना जाता है, मतलब शुद्ध माना जाता है। मेरठ की बोली जो है खड़ी बोली वो आदर्श होती है। खड़ी बोली बोलने वालों की संख्या कितनी है? लगभग 1.5 से 2 करोड़ लोग। 1.5 करोड़ से लेके 2 करोड़ के आसपास होती है, होती नहीं मतलब है बोलने वालों की संख्या। खड़ी बोली बोलने वालों की संख्या 1.5 से 2 करोड़ है लगभग। अब साहित्य में इस भाषा का उपयोग कहाँ कहाँ हुआ है? मूल कौरी में लोक साहित्य उपलब्ध है। जो मूल कौरी के नाम से भाषा है, बोली है, वो लोक साहित्यों में उपलब्ध है, जिसमें गीत नाटक, लोक कथा, गप और पहेली आदि लिखे गए हैं मूल कौरी के नाम से। विशेषता क्या है? आज की हिंदी जो है मूलतः कौरी पर आधारित है। आज की हिंदी जो हमारी है वो मूलतः कौरी या खड़ी बोली पर आधारित है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि हिंदी भाषा का जो मूल आधार है, मतलब उसकी मूल आधार जो है हमारा। आते हैं अब दूसरे बोली पर, वो है हमारा ब्रज भाषा। ब्रज भाषा पर आते हैं। तो ब्रज भाषा बोली का केंद्र कहाँ है? मथुरा। यहीं से उद्भव हुआ ब्रज भाषा। और इसका प्रयोग कहाँ कहाँ किस क्षेत्र में होता है? पहला है हमारा मथुरा, तो होता ही है, केंद्र है। फिर आगरा होता है, फिर अलीगढ़ होता है, फिर धौलपुरी, मैनपुरी, एटा, बदायूं, बरेली और उसके आसपास के क्षेत्र। तो इतने नाम आप याद कर लीजिए कि ब्रज भाषा जो बोली है वो किस किस क्षेत्र में बोली जाती है, और इसका केंद्र कहाँ है? मथुरा। तो बोलने वाले की संख्या कितनी है? ब्रज भाषा बोलने वालों की संख्या लगभग 3 करोड़ है। तो ब्रज भाषा बोलने वाले की संख्या 3 करोड़ है। अब देश के बाहर ब्रज भाषा कहाँ कहाँ बोली जाती है? एक जगह है ताजुबेकिस्तान। ताजुबेकिस्तान में बोली जाती है ब्रज भाषा, जिसे हम कहते हैं
ताजुबेकी ब्रजभाषा। तो ब्रजभाषा एक जगह बोली जाती है ताजुबेकिस्तान में। अब साहित्य में इस भाषा का उपयोग कहाँ हुआ है? तो साहित्य में यहाँ जो कृष्ण भक्ति काव्य के कवि हुए हैं उनकी रचनाओं में जो है उपयोग हुआ एकमात्र भाषा, कृष्ण भक्ति काव्य की एकमात्र भाषा है वो है ब्रजभाषा। जो कृष्ण भक्ति काव्य लिखे गए हैं, कृष्ण भक्ति के जो कवि हैं उनकी रचनाएं जो हैं वो ब्रजभाषा में लिखी गई हैं। और लगभग सारा रीतिकालीन साहित्य जितना है, रीतिकालीन साहित्य जो लिखे गए हैं वो सब ब्रजभाषा में लिखे गए हैं। अब ब्रजबुली क्या है? ब्रजबुली जो है बंगाल में जो ब्रजभाषा से बनी भाषा का नाम है, ब्रजभाषा से ही विकसित भाषा का नाम है बंगाल में, तो वहाँ बोला जाता है ब्रजबुली। क्या बोला जाता है? ब्रजबुली। अब ब्रजभाषा के रचनाकार कौन कौन हैं? अगर भक्तिकालीन साहित्य की बात करें, भक्ति शाखा, तो भक्तिकालीन कवि के अंतर्गत कौन आएंगे? सूरदास और नंददास। इन्होंने अपनी रचनाएं जो है ब्रजभाषा में लिखी है, सूरदास और नंददास। कभी कभी क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछ लेता है कि ये जो कवि हैं वो किस भाषा में अपनी रचनाएं लिखा करते थे, तो सूरदास, नंददास ये सभी ब्रजभाषा के कवि हैं। अब रीतकालीन कवि में बिहारी, मतीराम, भूषण, देव, तो ये 4 आ गए रीतकालीन कवि में जो ब्रजभाषा में अपनी कविताएं या काव्यों की रचना किए हैं। आधुनिक कालीन कवि में आएंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र, जगन्नाथ दास रत्नाकर जो हैं, इन्होंने अपनी रचना जो है ब्रजभाषा में की है। जगन्नाथ दास रत्नाकर और भारतेंदु हरिश्चंद्र, आप ये याद रखिए। हमने बोली का अलग अलग संक्षिप्त परिचय इसलिए लेके आए हैं क्योंकि हिंदी में बोलियों से काफ़ी क्वेश्चन आते रहे हैं जो एग्ज़ाम में, ये एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसलिए आपको बोलियां पढ़ना बहुत ज़रूरी है, जिससे आपका नंबर जो है वो फिक्स हो जाए कि बोली पर अगर कोई क्वेश्चन आता है तो हमारा वो गलत ना हो। अगला है हमारा अवधि। अवधि जो है इसका केंद्र कहाँ पे है? अयोध्या और या अवध इसका केंद्र है अवधि का। अब इसका प्रयोग किस किस क्षेत्र में होता है अवधि का? पहला है हमारा लखनऊ, फिर इलाहाबाद, फ़तेहपुर, मिर्ज़ापुर, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, फैज़ाबाद, गोंडा, बस्ती, बहराइच, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, बाराबंकी। तो इन सब जगहों पे जो है अवधि बोली बोली जाती है। लखनऊ, इलाहाबाद, फ़तेहपुर, मिर्ज़ापुर, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, फैज़ाबाद, गोंडा, बस्ती, बहराइच, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़ और बाराबंकी, इतने जगहों पर अवधि बोली जाती है। और अवधि बोली जाने वाले की संख्या कितनी है? वो है लगभग 2 करोड़। कितना? लगभग 2 करोड़ लोग अवधि बोलते हैं। अवधि जो है हमारे देश के बाहर किस जगह या किस देश में बोली जाती है? वो फिजी में अवधि बोली जाती है। तो ये याद रखिएगा कि देश के बाहर फिजी में अवधि बोली जाती है। अब साहित्य में अवधि का प्रयोग कहाँ कहाँ हुआ है? सूफ़ी काव्य, जो सूफ़ी कवि हुए हैं उन्होंने अपने काव्य की रचना जो है अवधि भाषा में की है। राम भक्ति काव्य ये भी अवधि में हुआ है और अवधि में कुछ प्रबंध काव्य भी लिखे गए हैं। अब अवधि के रचनाकार कौन कौन हैं? अवधि भाषा से संबंधित कवि कौन है? तो सूफ़ी कवियों में पहले आते हैं मुल्ला दाऊद। तो मुल्ला दाऊद, जायसी, कुतुबन, उस्मान की एक रचना है चित्रावली, कुतुबन की है मिर्गावती, जायसी की बहुत फेमस है, वो कौन सी है बताइए, कमेंट करिए। जायसी की सबसे महत्वपूर्ण कौन सी रचना है? बोलिए। तो जायसी की सबसे महत्वपूर्ण है पद्मावत।
अखरावट। तो ये इनकी महत्वपूर्ण रचना है। अब मुल्ला दाऊद की कौन सी है? मुल्ला दाऊद की है चंदायन। फिर हमारे राम भक्त कवि के अंतर्गत कौन आते हैं? वो फेमस हैं, वो तो तुलसीदास सभी जानते हैं, रामचरितमानस इन्होंने लिखा था। अब हम आते हैं भोजपुरी। हमारी अगली बोली है भोजपुरी। भोजपुरी का केंद्र कहाँ है? भोजपुर, जो बिहार में है। तो भोजपुरी का केंद्र भोजपुर। भोजपुरी बोले जाने वालों का जो क्षेत्र है वो कौन सा है? जहाँ पे भोजपुरी प्रयोग किया जाता है? बनारस, जौनपुर, मिर्ज़ापुर, गाजीपुर, बलिया, गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़, बस्ती, भोजपुर, आरा जिला, बक्सर, रोहतास, भभुआ, सारण, छपरा, सिवान, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण आदि यहाँ पर भोजपुरी बोली जाती है। अर्थात उत्तर प्रदेश के जो पूर्वी और बिहार के जो पश्चिमी भाग है वहाँ पर भोजपुरी बोली जाती है। उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में और बिहार के पश्चिमी भाग में बोली जाती है। और भोजपुरी बोलने वालों की संख्या कितनी है? लगभग 3.5 करोड़। कितनी? 3.5 करोड़। सभी बोलियों में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली बोली है वो यही है, भोजपुरी। हिंदी प्रदेश की बोलियों में सबसे अधिक बोली जाने वाली बोली कौन सी है? भोजपुरी। कौन सी? भोजपुरी। देश के बाहर कहाँ कहाँ बोली जाती है भोजपुरी? सरीनाम, फिजी, मॉरिशस, गयाना और त्रिनिदाद। त्रिनिदाद में, गयाना में और मॉरिशस, फिजी और सरीनाम में बोली जाती है हमारी भोजपुरी बोली, जो देश के बाहर बोली जाती है। भोजपुरी का साहित्य में ना के बराबर प्रयोग हुआ है, बहुत कम हुआ है भोजपुरी का प्रयोग साहित्य में। लेकिन कुछ रचनाकार हैं जो फेमस हैं, तो उन रचनाकारों में एक नाम आता है भिखारी ठाकुर। भिखारी ठाकुर, इन्होंने अपनी रचनाएं जो है भोजपुरी में की है। इनका उपनाम क्या है? भोजपुरी का शेक्सपियर बोला जाता है। किसको? भिखारी ठाकुर को भोजपुरी का शेक्सपियर बोला जाता है। राहुल सांकृत्यायन ने इन्हें क्या कहा है? भोजपुरी का भारतेंदु। क्या कहा है? भोजपुरी का भारतेंदु। किसको? भिखारी ठाकुर को। किसने कहा? राहुल सांकृत्यायन ने। ये चीज़ आप याद रखिए। इन्हें भोजपुरी का शेक्सपियर कहते हैं और राहुल सांकृत्यायन ने इन्हें भोजपुरी का भारतेंदु कहा है। अगला है पॉइंट, सिनेमा जगत में भोजपुरी ही वह बोली है जिसमें सबसे अधिक फिल्में बनती हैं। तो भोजपुरी जो है हिंदी की वह बोली है जो सबसे ज़्यादा सिनेमा जगत में उपयोग होता है, मतलब सबसे अधिक फिल्में बनती हैं सिनेमा जगत में। तो वो कौन सी बोली है? भोजपुरी। अब अगला है हमारा मैथिली। मैथिली जो है बोली की लिपि कौन सी है? तिरहुता और देवनागरी। इसकी 2 लिपियां हैं मैथिली की, तिरहुता व देवनागरी। इसका केंद्र कहाँ है? मिथिला देह और क्या है? मिथिला विदेह या तिरहुत जो है मैथिली का केंद्र है। मिथिला विदेह या तिरहुत जो है मैथिली का केंद्र है। और इसका प्रयोग किस किस क्षेत्र में किया जाता है? तो वो है दरभंगा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, मुंगेर आदि क्षेत्रों में मैथिली का उपयोग, मैथिली बोली जाती है। अब बोलने वालों की संख्या कितनी है मैथिली? लगभग 1.5 करोड़। कितना? लगभग 1.5 करोड़ लोग मैथिली बोलते हैं। अब साहित्य की दृष्टि से जो है ये मैथिली बहुत संपन्न है, इसका उपयोग बहुत ज़्यादा हुआ है। रचनाकार कौन है? विद्यापति। मैथिली के प्रमुख रचनाकार कौन है मैथिली भाषा के, मैथिली बोली के? वो हैं विद्यापति। इन्होंने चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया मैथिली भाषा को। इन्होंने अपने रचनाओं के आधार पर जो है इस बोली को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया। जिस प्रकार जो है अवधी के कौन हैं? अवधी के तुलसीदास हैं और ब्रज भाषा के सूरदास हैं, जिन्होंने
चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया, उसी प्रकार जो है मैथिली को विद्यापति ने। अगले हैं हरिमोहन झा, नागार्जुन, राजकमल चौधरी। ये सभी जो है मैथिली बोली से संबंधित हैं। मैथिली हिंदी क्षेत्र की बोलियों में 8वीं अनुसूची में स्थान पाने वाली एकमात्र बोली है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि कौन सी बोली है जो 8वीं अनुसूची में स्थान पाने वाली एकमात्र बोली है, वो है मैथिली। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को रखा गया है, स्थान प्राप्त है, तो उसी प्रकार मैथिली जो है एकमात्र बोली है जिसको 8वीं अनुसूची में उसे स्थान प्राप्त हुआ है। और यह जो है 92वां संविधान संशोधन 2003 के समय जो है इसको 8वीं अनुसूची में रखा गया है। जब 92वां संविधान संशोधन हुआ था 2003 में, तो 4 बोलियां जो है इसमें रखी गई थी 8वीं अनुसूची में, जिसमें एक थी हमारी मैथिली। वीडियो कैसी लगी? वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो का अगला नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। ऐसे ही इंटरेस्टेड टॉपिक हम आगे के लेक्चर में लाते रहेंगे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्व के लिए। धन्यवाद।